हमें NISM 13 मॉड्यूल्स के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हमने AI का यूज़ किया है ताकि वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने सभी फैक्ट्स को चेक किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नमस्ते दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं NISM सीरीज़ करेंसी डेरिवेटिव्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट। अगर आप एक SIF डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए मैंडेटरी है। ये एग्ज़ाम 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे करेंसी मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में, बिना इस वीडियो को बोरिंग बनाए। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी का सिस्टम आखिर कैसे इवॉल्व हुआ। तो शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से, जहां एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज किया जाता था। इसमें दिक्कतें भी काफ़ी थीं, जैसे कि चीज़ें डिविजिबल नहीं होती थी, ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता था और वैल्यू का मैच करना भी काफ़ी टफ होता था। इसके बाद आई मनी मार्केट, जहां पहले गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स आए, फिर कॉइन्स आए और इवेंचुअली पेपर करेंसी। पहले पेपर करेंसी के पीछे गोल्ड रिजर्व होता था और इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे, लेकिन वॉर्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बाद ये सिस्टम ख़त्म हो गया। फिर 1944 में आया ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसमें करेंसीज को USD यानी US डॉलर के साथ फिक्स किया गया और उस US डॉलर को गोल्ड के साथ। लेकिन 1973 में ये भी कोलैप्स हो गया। आज की डेट में ऑलमोस्ट सारी करेंसीज फिएट करेंसीज हैं, यानी इनका वैल्यू किसी मेटल पर नहीं बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रस्ट पर बेस्ड होता है। करेंसी का प्राइस अब डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। इंडिया का सिस्टम है मैनेज्ड फ्लोट, मतलब इसमें RBI कभी कभी मार्केट में एंटर करके प्राइस कंट्रोल करता है और इसे हम डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। अब बात करते हैं करेंसी पेयर्स की। फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर में ट्रेड होती है, जहां एक बाय होती है और दूसरी सेल होती है। बेस करेंसी होती है पेयर का पहला पार्ट और दूसरी करेंसी होती है क्वोट करेंसी, जैसे कि USD बाय INR, EUR बाय USD और GBP बाय JPY। अब कुछ मेजर करेंसीज हैं US डॉलर, EUR यानी कि यूरो, JPY यानी कि येन, GBP यानी पाउंड, AUD यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, CAD यानी कनेडियन डॉलर और CHF यानी स्विस फ्रैंक। और जो पेयर सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं उनमें EUR बाय USD, USD बाय JPY और GBP बाय USD टॉप 3 में है। USD को हम व्हीकल करेंसी भी कहते हैं, यानी अगर आपको INR से फिलीपीन पेसो लेना हो तो आपको INR टू USD और फिर USD टू PHP ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि USD के पेयर सबसे ज़्यादा लिक्विड होते हैं। INR यानी इंडियन रुपी भी मार्केट डिटरमाइंड करेंसी है, लेकिन RBI उसमें इंटरवीन करता है, इसीलिए इसे मैनेज्ड फ्लोट बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं कि करेंसी कोट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोट है USD INR यानी कि 75.0550 बाय 75.0600। अब पहला रेट यानी 75.0550 होता है बिड, जिसमें बैंक USD खरीदेगा। दूसरा रेट 75.0600 होता है आस्क, जिसमें बैंक USD बेचेगा। अब दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं स्प्रेड। मान लीजिए अगर USD INR 82 से 82.25 हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि USD ने INR के अगेंस्ट अप्रिशिएट किया है और INR डेप्रिकेट हुआ है। अब यहाँ ट्रेडिंग का लॉजिक भी सिंपल है। अगर आपको लगता है कि बेस करेंसी यानी कि US डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप पेयर को बाय करोगे, और अगर आपको लगता है कि वो वीक होगा तो आप उसे सेल करोगे। अब समझते हैं मार्केट टाइमिंग्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को। इंडिया में करेंसी मार्केट का ट्रेडिंग टाइम होता है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। कुछ सेटलमेंट टर्म्स भी याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि कैश यानी सेम डे, टर्म यानी नेक्स्ट डे और स्पॉट यानी T+2। बैंक्स को अपने FX एक्सपोजर के लिए एक लिमिट मेंटेन करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं नूप लिमिट। ये लिमिट उनके कैपिटल का मैक्सिमम 25% होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए RBI ने FX रिटेल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जहां बैंक्स ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग के थ्रू करेंसी ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। ग्लोबल मार्केट होने की वजह से फॉरेक्स मार्केट 24/5 चलता है, क्योंकि जब एक देश का मार्केट क्लोज होता है तो दूसरे देश का ओपन हो जाता है। अब देखते हैं प्राइस डिस्कवरी और FBIL रेफरेंस रेट। बैंक्स अपने कस्टमर्स को जो एक्सचेंज रेट देते हैं वो बेस्ड होता है इंटरबैंक रेट पर, और इंटरबैंक रेट का रेफरेंस पब्लिश करता है FBIL यानी फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
FPIL डेली 1:30 PM पे USD बाय INR, EUR बाय INR, GBP बाय INR और JPY बाय INR का रेफरेंस रेट पब्लिश करता है। ये डेटा 11:30 से 12:30 के बीच के ट्रेड्स पर बेस्ड होता है और इसमें मिनिमम 10 ट्रेड्स और 25 मिलियन का वॉल्यूम होना चाहिए। अगर डेटा कंप्लीट नहीं होता तो FPIL फॉलबैक मेथड से टॉप बैंक्स के कोट्स लेकर पब्लिश करता है। अब बात करते हैं क्रॉस करेंसी कैलकुलेशन की। कभी कभी INR के डायरेक्ट पेयर अवेलेबल नहीं होते, तब यूज़ होता है क्रॉस करेंसी रेट। फॉर एग्जांपल EUR बाय USD होता है 1.1150 और USD बाय INR होता है 75.65। तो EUR बाय INR को हम ऐसे समझेंगे कि 1.1150 को हम 75.65 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रिजल्ट आएगा 84.34 रुपीज़। JPY के केस में कोड्स 100 JPY के टर्म्स में होते हैं। अगर एक JPY की वैल्यू 0.6574 है तो 100 JPY की वैल्यू होगी 65.74 रुपीज़। इस तरह के कैलकुलेशन से इनडायरेक्ट करेंसीज के रेट भी निकाले जा सकते हैं। अब बात करते हैं करेंसी प्राइसेस पे कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है। पहला फैक्टर है GDP ग्रोथ, मतलब ज़्यादा ग्रोथ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करेंसी। सेकेंड है इन्फ्लेशन। शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग करेंसी दिखाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। थर्ड पॉइंट है रियल इंटरेस्ट रेट। ज़्यादा इंटरेस्ट का मतलब ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि करेंसी स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ पॉइंट है ट्रेड डेफिसिट। कम डेफिसिट हो तो करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। फिफ्थ पॉइंट है FDI और FII फ्लोज। ज़्यादा इनफ्लोज से INR अप्रिशिएट होता है। सिक्स्थ पॉइंट है क्रूड ऑयल प्राइसेस। ऑयल इंपोर्ट एक्सपेंसिव हुआ तो INR वीक होगा। सेवन्थ पॉइंट है US इकोनॉमिक डेटा, जैसे NFP, रिटेल सेल्स एट्सेट्रा, ये US डॉलर को अफेक्ट करते हैं। एट्थ पॉइंट है RBI इंटरवेंशन। मॉनेटरी पॉलिसी और डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ये इंडिकेटर्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में करेंसी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोस्तों आज हमने कवर किया NSM सीरीज़ का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट। आपने जाना करेंसी सिस्टम का इवोल्यूशन, करेंसी पेयर्स और मेजर करेंसीज, अप्रिसिएशन और कोड्स कैसे काम करते हैं, मार्केट टाइमिंग्स, प्लेटफॉर्म्स और FPIL रेट्स, क्रॉस करेंसी कन्वर्जन और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का इम्पैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और Z फंड शाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.